हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का प्रश्नावली 1.2। 1.2 जो प्रश्नावली है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पर आधारित है, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। वैसे है क्या कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है तथा अभाज्य संख्याओं का क्रम यदि बदल दिया जाए तो फिर जो है भाज्य संख्याओं के मान में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। इसको डिटेल्स में समझने के लिए जो है आप चैप्टर 1 का जो परिचय नाम का मैंने वीडियो बनाया है उसको जरूर आप देख लेंगे। थोड़ा सा संक्षेप में मैं उसको बता दूं कि क्या है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। जैसे 510 एक भाज्य संख्या को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, और इसका जो है अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर जो 8 तिरिका 24, फिर जो है 5 तिया 15, फिर जो हम लोग 5 से करते हैं 17 मर्तों में, यानी 510 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। यह जो है 510 एक भाज्य संख्या है और इसको जो है अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 और 17 है। अभाज्य संख्या वाला मैंने मेरा वीडियो जो आपने देखा नंबर सिस्टम का जो मैंने बनाया उसमें आप स्पष्ट होंगे। यानी वह संख्या जो या तो स्वयं से कटे या एक से कटे उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ 2, 3, 5, 7 सब जो है या तो स्वयं से कटेगा या तो एक से कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या 510 है, इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमने लिख दिया है ना। तो इसी चीज को या इसका क्रम बदलने पर, जैसे 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 7 करें तब भी मान में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ये सॉरी 7 नहीं 17, या 17 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 करें तब भी मान में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। इसका क्रम बदलने पर जो है इसके वैल्यू में कोई अंतर होने वाला नहीं है। इसी चीज को जो है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। आइए जो है प्रश्नावली 1.2 को हम लोग देखते हैं और कौन कौन से सवाल हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि चैप्टर 1 का जो परिचय नाम का मैंने वीडियो बनाया है उसको आप जरूर जो है देख लेंगे, तो जाके जो है सारी प्रश्नावलियां चैप्टर 1 से संबंधित जो है वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी, ठीक है। एक 1.2 पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित संख्याओं को आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक का हम सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। संख्या क्या दी गई है, यहां लिखते हैं दी गई संख्या बराबर है 140। 140 को जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 यहां लिख लीजिए और अभाज्य गुणनखंड आप इसका निकाल लीजिए। 2 से 70 मर्तों में कट जाएगा, फिर 2 से आप डिवाइड करेंगे 35 मर्तों में और 5 से 7, यानी 140 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे ये जो है फिर 5 गुणे 7, इसी को लिख सकते हैं। 2 2 बार है तो 2 का पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। तो एक तो इस तरह से आप बना दीजिए एग्जाम में, और नहीं तो मैंने बताया था आपको गुणनखंडन ट्री के द्वारा, अथवा जो है आप ऐसे भी बना सकते हैं। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, तो कैसे देखिएगा 140 हो गया, क्या करेंगे 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से लग जाने वाला है भाग इसमें, तो 70 आ जाएगा। फिर जो 70 में भी 2 से लग जाएगा भाग, है ना, कितना आ जाएगा यहाँ पे 35, 35 दूनी 70 होता है। फिर जो है 35 में 5 से लग जाने वाला है, यहाँ आ जाएगा 7, यही ना आया। तो यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 140 बराबर, यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 सेम है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, या इसी को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप या तो ऐसे बनाएं और नहीं तो जो फैक्टर ट्री है उसके द्वारा आप बना सकते हैं, उस तरह से आप बना दे, ठीक है। 2 नंबर इसका क्या है
156 एक के 2 का सोल्यूशन यहां करते हैं। अब मैं किसी एक ही विधि से बनाऊंगा, चाहे ऐसे या फैक्टर ट्री से, जैसे आपको उचित लगे। मैं यहां फैक्टर ट्री से बना रहा हूं। दी गई संख्या बराबर 156। 156 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से लग जाएगा इसमें भाग, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। ठीक है। 78 में भी 2 से भाग लग जाएगा। 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। इसमें 3 से भाग लगेगा, 13 तिया 39। ठीक है, तो लिख सकते हैं, इसीलिए आप लगा ले 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, यहाँ नीचे मैं लिख देता हूँ बराबर 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, बगल में जगह है, यहाँ पे मैं 3 नंबर भी बना देता हूँ, 3 का सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन लिखें या हल लिखें, जो भी आपको उचित लगे लिख सकते हैं। तो दी गई संख्या बराबर क्या दिया है, तो 38 25। 38 25। इसको भी आप फैक्टर ट्री से बनाए, नहीं तो ऐसे बनाए, जैसे आपको उचित लगे आप बना सकते हैं। ठीक है, 38 25। आप जांच कर लेंगे, विभाज्यता का नियम आपने पढ़ा होगा। 2 से जो है कब भाग लगता है, 3 से कब लगता है, 4 से कब लगता है। यहाँ जो है 8 3 11 और 2 13 5 18, यानी 3 से लग जाएगा। इसका योग जो है 3 से डिवाइड हो जाए तो संख्या भी हो जाएगी। 2 से तो होने वाला नहीं है। 2 से कब होता है, जब इकाई स्थान पे या तो 0 होता, या 2 होता, या 4 होता, या 6 होता, या 8 होता, तब 2 से भाग लगता है। ठीक है, तो यहाँ 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 तरीके 21, 5 तिया 15। फिर जो है यहाँ देखिए 2 1 3, 3 7 10 55, यानी 3 से फिर लगने वाला है, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 5 तिया 15। अब जो है 3 से ये भाग नहीं लगेगा, तो 5 है अंत में, तो 5 से लग जाएगा। 8 25 40, 50 25, फिर 5 से लग जाएगा, 17 25 85। लिख देंगे, इसीलिए 38 25 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, क्लियर है, आप दिखाई दे रहा होगा। बराबर इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 2 गुणे 17। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए हम लोग इसको क्लीन करते हैं, और जो है इसका 4 और 5 बना देते हैं। आप फैक्टर ट्री या जिस तरह से ये डिवाइड कर रहे हैं वैसे किसी भी तरीके से आप बना दें, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में किसी एक तरीके से बनाएंगे, दोनों तरीके से एग्जाम में बनाना जरूरी नहीं है, आपका समय बर्बाद होगा वहां पे, और पेज भी आपका खर्च हो जाएगा। ठीक है, अब 3 हो गया, 4 का करते हैं। दी गई संख्या क्या है उसको लिखते हैं। 4 में है 5005, 5005। मैं मिसलेनियस बना देता हूं, जैसे हमको लगे। आप दोनों तरीकों से मैं बना देता हूं, ठीक रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग 5 से पहले, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। फिर जो है अब ये लगने वाला है 7 से। 7 के विभाज्यता का नियम का फॉलो कर रहा है। 7 से इसको देते हैं, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौका 28 और 7 तरीका 21। फिर 11 से, 11 एकम 11, 11 तिया 33। तो आप लिख सकते हैं, इसीलिए 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, या अथवा फैक्टर ट्री से मैं बना रहा हूं
5005। सेम काम हम लोग कर रहे हैं, यहाँ भी सेम है, बशर्ते कि ये जो बगल में लिख रहे हैं यहाँ पे हम ब्रांच बना के लिख दे रहे हैं। किससे लग रहा है? पहले 5 से लग रहा है। 5 से भाग दे रहे हैं तो कितना बार में कट रहा है? तो भाई 1000 एक बार में आ रहा है ना। यहाँ आप डिवाइड देके दे सकते हैं। फिर जो है 7 से क्या आ जा रहा है? 7 एकम 7 और 3 जीरो है ना, 7 चौको 28, 7 तिरिका 21। फिर 11 से 13 मरतबा में नहीं, 11 एकम 11, फिर जो है 3 यहाँ बच जाएगा, फिर 3 11 तिया 33, बगल में आप मैं लिख देता हूँ इधर। इसीलिए 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इस तरह से दोनों तरीकों से मैंने इसको बना दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करते हैं। 1 का 5 क्या कह रहा है? 1 के 5 में क्या है? 7429, 7000 दी गई संख्या बराबर 7429। ठीक है, पहले जो है 7429 मैं यहां लिख देता हूं। अब देखिएगा ये किससे भाग लगेगा, इसको हम लोग देखते हैं। आप प्रयास करेंगे इसको भाग करने के 7429 को। सबसे पहले जो है 17 से भाग लगेगा। किससे? 17 से। ठीक है, तो 17 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे। 17 चौका क्या होता है? 68 होता है। यहाँ हो जाएगा 6 दू 17 तिया 51, यहाँ 6 दू बचा 51, यानी आपका कितना आ जाएगा शेषफल? ये 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे एक 9 है, यानी 119 हो जाएगा। तो 17 सत्ते। फिर जो है 437 आया है। 437 को आप 19 से डिवाइड कर पाएंगे। अब प्रयास कर लेंगे डिवाइड करने के लिए। तो 19 दूनी 38, कितना हो गया? 38 लेंगे तो 5 7 यानी 19 तिया 57। अब नहीं लगने वाला है, इसीलिए 74 29 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं, अथवा फैक्टर ट्री की मदद से बनाते हैं। 74 29, यहाँ हो जाएगा 17, और यहाँ क्या आ रहा है? 4 3 9। इसी चीज को मैं लिख दे रहा हूं। फिर जो है 19 से लगेगा, और यहाँ क्या हो जाए? 23 मरतों में। ठीक है, तो इसीलिए 74 29, आई होप कि आप देख पा रहे होंगे। 74 29 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। तो इस तरह से हमने सीख लिया कि कैसे जो है हम लोग किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। आइए इसको क्लीन करते हैं, और उसके साथ जो है एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं बनाता हूं यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, लाजवाब क्वेश्चन है, चूंकि फैक्टर टी से रिलेटेड है, तो थोड़ा इसको भी हम लोग सीख लेंगे। क्वेश्चन है, दी गई गुणनखंड वृक्ष में ए बी तथा सी का मान ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है। मैं लिख देता हूं गुणनखंड वृक्ष क्या है। 330 है ना, और इधर है 2 से डिवाइड किया है, यहां दे दिया है ए का मान यहां नहीं मालूम है। फिर जो है इधर बी अननोन है, और नीचे दे दिया है 33। ठीक है, फिर जो है यहां दे दिया है 3, और यहां सी अननोन है। यानी क्या निकालना है हमें?
ए निकालना है, बी निकालना है और सी निकालना है। ये इस तरह से सवाल दिए हुए, कैसे इसको निकालेंगे देखिएगा सोल्यूशन इसका। आप इसको बना सकते हैं, यहां पे दिया गया गुणनखंड वृक्ष क्या है 330, इधर है 2 से डिवाइड कर रहा है और यहाँ ए है, तो अब 2 से भाग देंगे क्या आएगा पता चल जाएगा। फिर यहाँ बी है और कितना आया है तो 33 आ रहा है, और यहाँ पे 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या है सी है। आई होप कि आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा और क्लियर कर दूं मैं, यहाँ सी है। तो इसीलिए यहाँ बना देते हैं 330 में 2 से भाग करो, ये बराबर क्या होगा 330 बट्टा 2, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, यानी 165 होगा। इसका मान क्या आएगा 165, यहाँ आप लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से निकल गया जी। जैसे ही 165 होगा तो बी का मान निकालना है, तो बी बराबर क्या होगा 165 बट्टा 33, बी बराबर ए बट्टा 33, ए है 165 बट्टा 33 है ना। तो फिर क्या करो, ये या तो यहां देखो 330 में 2 से भाग किए हो तो आया है 165, 165 से भी 330 में भाग करोगे तो क्या आएगा 2। वही काम हम यहां कर रहे हैं कि यहाँ ए में बी से भाग करोगे तो आएगा 33, और नहीं तो ए में 33 से भाग करोगे तो क्या आएगा बी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे इसको तो क्या आएगा 5 या 15, 15 1 16, यानी 5 से, ये 5 से कट जाएगा, उस तरह से ये 165 से कट जाता। तो बी का मान भी निकल गया, बी बराबर क्या होगा तो 5 होगा। अब क्या कर रहा है, नीचे दिया हुआ है ये 33 और सी पूछ रहा है, सी बराबर क्या होगा तो 33 में 3 से भाग कर दो, 11 तिया 33। इस तरह से ए बी और सी के मान निकल गए। इस सवाल को भी जान लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, वैसे जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि फैक्टर ट्री, हम उस फैक्टर ट्री की मदद से हम लोगों ने जो है फैक्टर निकाला है, इसीलिए मैंने बता देना इसको उचित समझा। आइए आपकी किताब का जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। जांच भी करना है, याद रखना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। पढ़ा है हम लोगों ने, चैप्टर 1 का जो परिचय नाम का वीडियो हम लोगों ने देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, दो संख्याएं दी गई हैं, 2 के 1 का सोल्यूशन मैं करता हूं। दी गई संख्याएं बराबर 26 और 91। ठीक है, इसका हल हम लोग करेंगे। 26 का आप क्या करो, अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, 2 गुणे 13, 13 दूनी 26 होता है। यहां रफ में काम कर लेना, 26 का 2 से निकालेंगे तो 13 हो जाएगा। उसी तरह 91 का भी यहाँ फिर एक काम और कर लेना, 13 से भी आप चाहो तो निकाल सकते हो। 13 से क्या करोगे 1 आ जाएगा, ये भी काम आप कर सकते हैं, यानी लास्ट से भी आप भाग कर सकते हैं। फिर जो है 91 है तो क्या होगा, 3 से लगेगा क्या, नहीं लगेगा, 7 से लगेगा। 13 से 91, फिर 13 से इसको कर लेना, 13 कम 13, तो 91 बराबर क्या लिख सकते हो 7 गुणे 13। सब में एक तो होता ही है, सब में एक होता है, ध्यान रखना है आपको, जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहां एक ही मान लिया जाता है। तो 26 बराबर 2 गुणे 13, 91 बराबर 7 गुणे 13। तो एचसीएफ क्या होता है, इसीलिए एचसीएफ जो दोनों में कॉमन हो उसी को एचसीएफ लिखेंगे। तो यहां भी 13 है और यहां भी 13 है, यही हो गया 13। अभाज्य गुणनखंड से हम सीख रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालना, और एलसीएम बराबर क्या होगा
तो जो दोनों में कॉमन है उसको तो एक बार लिखो, और जो बाकी बच रहा है उसको फिर से लिख दो। तो 2 यहां बच गया है और यहां 7 बच गया, 7 है ना। अब इसको गुणा करके लिख लो। तो 7 दूनी 2 7 14, फिर जो है ये 13 से गुणा करोगे 14 में, तो 14 तिया 42 और 14 4 18, 182 आएगा। तो एचसीएफ और एलसीएम निकल गया। एचसीएफ बराबर 13 और एलसीएम बराबर 182। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। पहला तो यही कह रहा है कि इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो, फिर कह रहा है कि इसको जांच करो। तो जांच की प्रक्रिया ये करते हैं। वैसे याद रखना है आपको, जांच एग्जाम के लिए नहीं है, एग्जाम में जांच नहीं पूछता है, फिर भी यहां कह रहा है तो हमको जान लेना जरूरी है। तो दो संख्याओं का गुणनफल पहले निकाल लो। कौन कौन सी संख्याएं दी गई हैं? तो है 26 और 91। 26 गुणे 91 कर लो, कितना आएगा? 26 से कम यहां से आप कर लो, इधर कर देते हैं, और 91, 6 कम 6, 9 छक्के 54, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 6 6 3 2, 23 66। फिर जो है एचसीएफ इंटू एलसीएम कर लो, इसको एक मान लेना। देखो एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या आ रहा है? तो एचसीएफ है 13, एलसीएम 182, गुणा कर लो, 13 दूनी 26, है ना, और इसको भी गुणा करोगे आप तो आएगा 23 66 ही। इसको क्या मान लेना? 2। तो लिख देना समीकरण 1 तथा 2 से दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का, देखो दोनों का आरएचएस सेम है ना, एलएचएस भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका, यानी वो दोनों संख्याओं का एचसीएफ इंटू एलसीएम, नीचे लिख देना जांच किया, है ना। इस तरह से आप जांच का भी काम कर सकते हो। आइए इसको क्लीन करते हैं और फिर जो है इसका 2 नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं। इसका जो है 2 का सॉल्यूशन, दी गई संख्याएं बराबर 510 और 92, है ना। इसका करते हैं हम लोग। तो आप 510 का इधर बगल में निकाल सकते हो, अभाज्य गुणनखंड 2 से 2 दूनी 4, फिर जो है 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर आपको जो है 3 से लग जाएगा, 8 तिरिका 24, 5 तिया 15, फिर 5 से 17 25 85, 17 से भी आप लगा सकते हो, 17 एकम 17। तो 510 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। 92 का निकालते हैं, यहाँ पे बगल में आप निकाल सकते हो। 2 से 2 चौका 8, 6 दूनी 12, 2 से 23 दूनी 46, फिर 23 से 23 से कम 23, तो 92 का लिख सकते हो आप 2 गुणे 2 गुणे 23, इसको लिख सकते हो 2 का पावर 2 गुणे 23। तो इसीलिए एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में जो कॉमन है उसका लोएस्ट पावर लेते हैं। जैसे यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 1 लिया जाएगा, सिर्फ 2 का पावर 1, यही हो जाएगा एचसीएफ। और एलसीएम के लिए क्या करते हैं? एलसीएम के लिए जो है हम लोग जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर लेते हैं। जैसे यहाँ 2 का पावर 2 है तो 2 का पावर 2 ले लो, और इसके अलावा जितना बच गया सबको लिख दो। तो उसके बाद 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, टोटल ये आएगा 23,460, ठीक है।
ये आपका एलसीएम हो गया और एचसीएफ हो गया, इसको लिख देंगे हम लोग आंसर। अब आइए इसकी जांच करते हैं हम लोग, जांच भी तो पूछ रहा है, जांच करते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, तो कौन कौन सी संख्या है, 510 और 92, 510 गुणे 92, ठीक है। इनका गुणनफल नीचे लिख देते हैं, इसको आप गुणा कीजिएगा तो आएगा 46,920, 46,920 आएगा। अब गुणा करके देख लेंगे। फिर एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो एचसीएफ है 2 और एलसीएम है 23,460, है ना। तो इसको भी गुणा करेंगे आप तो 46,920 आएगा। इसको 2 और इसको यहाँ पे 1 मान लेना। उसी तरह से लिख देना समीकरण 1 तथा 2 से दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका लसा गुणे मसा, लसा गुणे मसा या एलसीएम इंटू एचसीएफ, यहां नीचे लिख देना है आपको जांच किया। इस तरह से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। इसको क्लीन करते हैं, इसके बाद से जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, 2 का 3। बस एक ही चीज पे डिपेंडेंट है, बहुत सिंपल है, यहां भी कंफ्यूज नहीं होना है। एलसीएम और एचसीएफ पे ध्यान देना है। एचसीएफ में जो कॉमन है उसका लोएस्ट पावर लिखना है, और एलसीएम निकालते समय जो कॉमन है, जो दोनों में शामिल है, 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है, उसका जो है हाईएस्ट पावर लिखकर और जो बच रहा है उस सब को मल्टीप्लाई में लिख देना है। 2 के 3 का सॉल्यूशन क्या है, लिखते हैं दी गई संख्याएं बराबर 336 और 54, ठीक है। तो यही निकाल देता हूं मैं इस बार, बगल में भी आप निकाल सकते हैं। 336 का 2 से 2 एक कम 2, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 2 से 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 21 दूनी 42, 3 से 3 7 21, फिर 7 से 7 एकम 7। तो यहां हो गया 336 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 है, फिर 3 7, 3 गुणे 7, यानी इसको लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर 4 गुणे 3 गुणे 7। यहाँ ये 54, 54 का यहाँ पे निकालते हैं। 2 से 27 दूनी 54, 3 से 9 3 27, 3 से 3 3 का 9, फिर 3 से 3 एकम 3। 54 बराबर क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, क्या हो जाएगा ये, 2 गुणे 3 का पावर 3, 3 3 बार है यहाँ पे। तो हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ पहले, इसीलिए एचसीएफ बराबर क्या होगा, तो देख लीजिए दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में 2 यहाँ है और 3 भी है। तो एचसीएफ के लिए मैंने बोला कम पावर ले लो, 2 का पावर यहाँ 4 है, 2 का पावर यहाँ 1 है, तो 2 का पावर 1 लेंगे, कम पावर वाला। 3 यहाँ है, 3 भी यहाँ, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 3 है, तो 3 का पावर 1 लेंगे। 2 का पावर 1 2 ही होता है, और 3 का पावर 1 3 ही होता है, 2 3 6 हो गया। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर लो जो तो कॉमन है, तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ, तो 2 का पावर 4 ले लो, गुणे 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 3 है, तो 3 का पावर 3 ले लो, और गुणे क्या हो गया 7, इसको गुणा कर लो। 2 का पावर 4 का मतलब है 2 को 4 बार गुणा करना,
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसका तो 16 मान आ जाएगा। फिर 3 के पावर 3 का मतलब है 3 को 3 बार गुणा करना, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का 9 3 27, 27 आएगा। और एक क्या है 7 है, तो गुणा कर लो, पहले 27 से गुणा करो इसमें, 7 छक्के 42 का 2, 7 एकम 7, 7 और 4 11, 2 छक्के 12, 2 एकम 2 1 3, 2 3 4। अब किससे करना है, एक 7 से, 7 बाकी है, 7 से कर लो, 7 दूनी 14 का 4, 7 3 का 21 1 22 और 7 चौका 28, 28 2 30, यानी क्या आ गया 3024। तो इसको लिख देना 3024। ये तुम्हारे एचसीएफ और एलसीएम का मान है, यहां तुम आंसर लिख सकते हो। क्लियर है। आ जाइए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, जांच करते हैं। कह रहा है जांच भी करो, यहां मैं डिवाइड कर देता हूं और लिख देते हैं हम लोग जांच। क्लियर है। तो जांच में दो संख्याओं का गुणनफल पहले करते हैं कि इनका गुणनफल कितना आ रहा है। बराबर, दो संख्याएं क्या है, 336 और 54 है, 336 गुणे 54। आई होप कि आप देख पा रहे हो, ठीक है, दिखाई दे रहा है 54। यहां मैं कर लेता हूं रफली 336 गुणे 54, 54 से गुणा कर देते हैं, 4 छक्के 24 का 4, 4 तिया 12 2 14, फिर जो है 4 तिया 12 1 13, 5 छक्के 30, 5 तिया 15, 3 18, 5 तिया 15 1 16, 4 4 8 3 11, 6 2 8 और यहाँ 1, 18,144, 18,144 ये हो गया समीकरण नंबर 1, है ना। अब जो है एचसीएफ इंटू एलसीएम करते हैं हम लोग, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ कितना आया है, 6 आया है और ये 3024, 6 गुणे 3024, गुणा करो, 6 चौका 24 का 4, 6 दूनी 12 2 14, फिर जो है यहाँ 1 हो जाएगा, 6 3 18, सेम टू सेम आया, सेम टू सेम आएगा ही, उसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं रहना है। तो लिख देना है समीकरण, सिर्फ दिखा देना है कि जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है वो सही है। एक तथा दो से दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एचसीएफ इंटू एलसीएम, और यहां लिख दीजिएगा जांच किया। क्लियर है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसको क्लीन करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का जो है, 3 का 1 नंबर जो है उसका सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप ब्रेन अप्लाई करते रहेंगे कि क्या किया जाए। वैसे बहुत इजी है, जिस तरह से हम 2 को सॉल्व किए वैसे ही 3 को भी सॉल्व करेंगे। 3 के 1 का सोल्यूशन क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 12 15 और 21 दिया हुआ है, दी गई संख्याएं बराबर 12 15 और 21, है ना। तो आप रफली जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। 12 का आप लिख लीजिए इधर निकाल के, 2 छक्के 12, 2 से 6 मरतों में, 2 से 3 और 3 से 1 मरतों में, 2 का पावर 2 गुणे 3, ठीक है। फिर 15 बराबर, यहाँ 15 का निकालेंगे, 3 पचे 15, फिर 5 से निकालेंगे यानी 3 गुणे 5, और 21 का भी निकाल लीजिए। आप चाहे तो इसको मिटा भी सकते हैं, ये नहीं मतलब आप अलग कहीं रफ कर लें, क्योंकि यहाँ बगल में ना रहे वो भी हो सकता है। 3 से 3 सते 21, फिर 7 से 7 एकम 7, यानी 3 गुणे 7। यहाँ देखिए 3 का पावर 1 है, यहाँ भी 3 का पावर 1 है,
एचसीएफ के लिए मैंने बताया आपको कि जो सब में कॉमन हो, तीन संख्या दी गई तो तीनों में कॉमन हो और उसमें मिनिमम पावर लेना है। तो यहां तीन है, तीन है, तीन है, एक ही एक पावर है तो तीन का पावर एक ही रहेगा। एचसीएफ तो यहां तीन हो गया। और एलसीएम के लिए जो कॉमन है उसका मैक्सिमम पावर, तो यहां तीन है, तीन का पावर एक है, तीन का पावर एक है, तीन का पावर एक है, तो एक ही है, ठीक है। यहाँ दो का पावर दो है, बाकी जो बच जाता है सबको ले लेना है। फिर यहाँ पांच है और सात है, पांच गुणे सात, गुणा कर लीजिए इसको। तीन एकम तीन, दो दूनी चार, चार तिया 12, 12 पचे 60, 60 से जब सात में गुणा करेंगे 400 आएगा, क्या 20 बगल में कर देता हूं, बराबर 420। तो एचसीएफ हो गया तीन और एलसीएम हो गया 420। यहां जो है इनका गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम नहीं होता है। जो स्क्रीन पे रिलेशन दिखाई दे रहा है, जो सर दिखाई दे रहा है, ये होता है, आप याद रखेंगे। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। इसके बगल में मैं दो का सोल्यूशन कर दे रहा हूं। क्या है दो नंबर में? तीन के दो में है 17, 23 और 29 दी गई संख्याएं बराबर 17, 23 और 29। तो 17 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? एक गुणे 17 या 17 गुणे एक, यहां तो कुछ भी नहीं होगा। 23 बराबर एक गुणे 23 और 29 बराबर लिख सकते हैं एक गुणे 29। तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक कॉमन है, इसीलिए एचसीएफ बराबर एक और एलसीएम बराबर 17 गुणे 23 गुणे 29, ये होगा 11,339। आप इसको गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। ये एचसीएफ और एलसीएम इसका हो गया। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। यह जगह दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर इसका 3 जो है उसका सॉल्यूशन भी हम कर लेते हैं। देखिएगा क्या है तीन में। तीन में है 8, 9 और 25 दी गई संख्याएं बराबर 8, 9 और 25। 8 को क्या लिख सकते हैं? दो गुणे दो गुणे दो, यानी दो गुणे दो गुणे दो, दो दूनी चार दूनी 8, दो का पावर 3। 9 को तीन गुणे तीन बोले तो तीन का पावर 2। और 25 को यहां भी कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 गुणे 5, 5 का पावर 2। जब कुछ भी कॉमन नहीं तो एक कॉमन है, यहाँ एक आप सब में डाल सकते हो, नहीं भी लिखोगे फिर भी आपको एक कॉमन ले लेना है एचसीएफ में। इसीलिए एचसीएफ बराबर एक और एलसीएम बराबर टोटल कर लो, 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 2, ये लिख लो, फिर ये गुणे 5 का पावर 2। 2 का पावर 3 तो 8 है, दो दूनी चार दूनी 8 है ना। और फिर जो है 3 का पावर 2 9 है, यहाँ पे यही तो है संख्या है। और 25 है, तो 25 से 8 में गुणा करोगे आप तो आ जाएगा आपका 25 चौका 100 होता है तो 200 हो जाएगा। और 200 से 9 में गुणा करोगे तो हो जाएगा 1800। यानी आपका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 1800 होगा, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आइए इसको क्लीन करते हैं, इसके बाद से इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो है 4 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका लसा गुणे मासा, इसी पे डिपेंडेंट है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आसान सा सवाल ये भी है। मैंने बताया ही था आपको, जितना 1.1 आपको परेशान करेगा, अदर प्रश्नावली उतनी परेशान नहीं करने वाले हैं आप, बशर्ते प्रैक्टिस करते रहना जो भी पढ़ रहे हो आप। कर दिया क्या है? दिया है एचसीएफ ऑफ 306, 657 बराबर 9। तो एलसीएम ऑफ 306, 657 बराबर व्हाट? एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। हम जानते हैं कि
लिख लेना फॉर्मूला को, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, इसीलिए एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, दोनों के गुणनफल में एचसीएफ से भाग कर देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ, तो किसका निकालना है, इसीलिए एलसीएम ऑफ कौन कौन सी है, 306 है कॉमा 657 है बराबर इनका गुणनफल, तो 306 कॉमा 657 और एचसीएफ कितना है इनका 9 है। किसी में भी आप किसी को भी काटोगे कट जाएगा, 29 27 और फिर जो है ये 36 हो जाएगा, 9 चौका 36, 34 से जो है 657 में आपको मल्टीप्लाई करना है, 657 गुणे 34 गुणा आपको आना चाहिए, 7 चौका 28, फिर जो है 5 चौका 20, 2 22 और 6 चौका 24, 2 26, 7 त्रिका 21, 15 2 17 और 6 त्रि 18, 1 19, 8 3 3 9 2 11 1 12 1 1 2, 22 33 8, 22 33 8, ये आप ये रफ में आप कर लेंगे, दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसको क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद से जो है क्वेश्चन नंबर 5, इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, देखिएगा 5 का सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इससे संबंधित एक थियरी है जिसका हम लोगों ने जो है चैप्टर 1 का जब परिचय हम लोग पढ़ रहे थे उस समय हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया था। आइए इस थियरी को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद से जो है इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा a का पावर n जहां a n दोनों जो है नेचुरल नंबर हो, दोनों जहां a n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, का मतलब दोनों क्या हो, प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, तो a का पावर n जहां a कॉमा n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर के रूप की कोई संख्या है ना, कोई जैसे 6 का पावर n दिया है ना, तो 6 भी प्राकृत संख्या है और n भी प्राकृत संख्या है, यही मतलब हुआ इसका, a भी प्राकृत संख्या और n भी प्राकृत संख्या के रूप की कोई संख्या का इकाई अंक या का इकाई स्थान, संख्या के इकाई स्थान का अंक शून्य शून्य होगा। कब शून्य होगा, यदि संख्या के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5, याद रखिएगा 2 और 5 दोनों हो, 2 और 5 का घात भी हो सकता है, लेकिन 2 और 5 जरूर होना चाहिए, तब जाके 5 दूनी 10 होगा, तब जाके इकाई स्थान पे 0 आएगा, है ना। कोई भी इकाई स्थान पे 0 वाला आप जांच कर सकते हैं, जैसे हम 10 ही लेंगे तो ये तो श्योर है कि 2 5 10, 2 और 5 आएगा। 20 ले लो, 2 से 10 दूनी 20, 2 5 10, 2 और 5 आ गया। 30 ले लो, 2 से 15 दूनी 30, 3 5 15, 5 भी है और 2 भी है, दोनों आएगा।
बड़ी से बड़ी 120 ले लो, 2 से 60 दूनी 120, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, तो 5 भी है और 2 भी है। 2 और 5 दोनों होगा तभी जाके जो है उसके इकाई स्थान का जो अंक है वो शून्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसी से रिलेटेड एक और जान लीजिए, ये नियम 1 इसको लिख लीजिएगा, नियम 1, और नियम 2 देख लीजिए क्या है नियम 2। ए का पावर n, जहां ए और n दोनों एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, यानी लिख सकते हैं जहां ए तथा n दोनों प्राकृतिक संख्याएं हैं। हिंदी में मैं इस पर लिख देता हूं ताकि जहां ए तथा n दोनों प्राकृत संख्याएं हैं, ताकि क्लियर आपको ये समझ में रहे। इस तरह भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूप की कोई संख्या, कोई संख्या या किसी संख्या को रूप की किसी लिखिएगा, सेंटेंस को सही बैठाएंगे हम लोग, किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक जो है ना क्या होगा, 5 होगा। यहां पे हम जानेंगे 5 होने के लिए 5 होगा। यहां तो हम शून्य की बात कर रहे थे, अब यहां 5 के लिए बात करेंगे। 5 होगा यदि संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 हो किंतु 2 न हो, किंतु 2 न हो। 5 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। 5 के अलावा 3 हो जाए, 7 हो जाए, कुछ और हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां 2 नहीं होना चाहिए। तो जो है ना, ये भी नियम याद रखेंगे आप, तो जो है उसके इकाई स्थान का जो अंक होगा वो क्या होगा, 5 होगा। आइए पहले वाले पे डिपेंडेंट आपका जो सवाल है वो है, जो आपका क्वेश्चन नंबर है 5। 5 का हम लोग सोल्यूशन करते हैं पहले वाले पे डिपेंडेंट। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो कई तरीकों से बना सकते हैं, इसमें सिर्फ शब्द लिखना है, ये जो है ये कॉन्सेप्ट लिख देना है, हो जाएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा जांच कर लेता हूं। चूंकि n कोई प्राकृत संख्या है, इसीलिए n बराबर 1 2 3 4 डैश 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 लेने पर या रखने पर, ठीक है। तो यहां आप डायग्राम बना लेंगे, यहां लिख देंगे n का मान, और फिर यहां लिख लीजिएगा 6 के पावर n का मान। n का मान 1 हो तो 6 का पावर 1 हो जाएगा। तो 6 का पावर 1 का मतलब 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 का पावर 1, नहीं तो सीधे 6 का पावर 1 का मतलब होता है 6, यानी 2 गुणे क्या हो जाएगा 3। फिर जो है n का मान 2 रखिए, 6 का पावर 2, n की जगह पे 2 रखिएगा तो 6 गुणे 6, 2 का मतलब 6 को 2 बार गुणा करना है, तो 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, 3 रख के देख लीजिए, 6 का पावर 3, 6 गुणे 6 गुणे 6, यानी 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3। हमेशा जो है 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 2 गुणे 3 2 गुणे 3 2 गुणे 3। ये डैश 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 कितना हूं आप n का मान रख लोगे भाई, आपका सिर्फ 2 और 3 आने वाला है अभाज्य गुणनखंड में, 5 नहीं आएगा। और मैंने अभी क्या बताया इस नियम को, कि यदि अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हो तब वो शून्य पे समाप्त होगा, है ना। तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि कोई संख्या शून्य पर
समाप्त होगी यदि उसके अभाज्य गुणनखंड में दो तथा 5 दोनों हो, 2 तथा 5 दोनों हो, लेकिन यहां 6 के पावर n, जहां n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, या हिंदी में लिख सकते हैं जहां n कोई प्राकृतिक संख्या है, के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है ना, इसलिए 6 का पावर n अंक 0 पर यानी 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगी, कभी भी समाप्त नहीं होगी। यहां लिख देना आप जांच किया, जांच करो कि कह रहा था। ठीक है, तो आप अपने शब्दों में इस बात को लिख सकते हो। पहले ये दोनों नियम याद रखना। यहां तो एक ही सवाल आपको दिया हुआ है, सिर्फ 0 पे समाप्त होने से संबंधित सवाल दिया हुआ है। यदि जो है 5 पे समाप्त होने से संबंधित सवाल भी आ जाए तो याद रखना उसके अभाज्य गुणनखंड में जो है यहाँ 5 पे सिर्फ 5 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका अब स्क्रीनशॉट ले लो। आइए इसको क्लीन करते हैं, उसके बाद से जो है अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तब तक आप क्वेश्चन को पढ़ते रहें और समझने का प्रयास करें कि कैसे इसको बनाया जाएगा। वैसे मैंने बता दिया है आपको कि यह जो प्रश्नावली है यह डिपेंडेंट है, किस सिद्धांत पे डिपेंडेंट है? तो यह डिपेंडेंट है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पर, है ना, कि भाज्य संख्या को जो है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, इसी पे डिपेंडेंट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? तो कोई भी संख्या जो है भाज्य संख्या क्यों है, जैसे हम लोगों ने अंकगणित का आधारभूत प्रमेय में क्या पढ़ा कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ जो संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं को यदि हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दें तो कह देंगे कि इससे इस प्रकार प्रमाणित होता है कि ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो क्या क्या है, फिर से एक बार है इसमें 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, पहले इसको लिखता हूं 11 गुणे 13 प्लस 13 बराबर, देखिएगा यह गुणा वाला जो है कितना हो संख्या एक साथ गुणा हो अलग पद होता है और प्लस माइनस से अलग पद हो जाता है, यानी एक पद है ये गुणा में जो भी है, गुणा भाग में एक पद होता है और प्लस माइनस से अलग होता है। तो ये दोनों पद में 13 कॉमन है, 13 कॉमन ले लीजिए, 7 गुणे 11 प्लस यहां से 13 आपने बाहर ले लिया है तो यहां बच गया 1, 13 1177 प्लस 1 13 गुणे 78, 78 का भाज्य गुणनखंड रफली आप निकाल ले कहीं, 2 से 3 दूनी 6 9 दूनी 18 3 से 13 तिया 39, यानी 13 गुणे 78 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी इसको सजा के लिखिएगा 2 गुणे 3 गुणे 13 का पावर 2, 13 का पावर 2, 13 दो बार है, किसका मान है जी? तो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 का मान इतना आया। यह भाज्य संख्या है, क्यों? क्योंकि इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में मैंने लिख दिया है ना। पुनः ले लेते हैं एक और, 7 से लेकर 1 तक है, 7 गुणे 6 गुणे 5 4 3 2 1 प्लस 5, ये गुणा में कई सारी संख्याएं यदि दी गई तो एक ही पद हुआ, ये 5 अलग है तो दूसरा पद, 5 कॉमन ले लीजिए,
7 6 4 3 2 1। यहां से 5 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 5। इसको गुणा कर लीजिए, ये 7 छक्के 42, 4 3 12 दूनी 24, 24 और 42 में गुणा कर लीजिए। यहाँ 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 4 चौका 16 और 4 दूनी 8, 1 9, 8 6 4 10, 9 1 10, 1008 हुआ। और प्लस में यहाँ 1 है, यहाँ लिख लीजिए 5 गुणे 1009। यह 1009 जो है अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य संख्या है। यहाँ इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने की जरूरत नहीं है। किसका मान है बाबू, दैट इज सिंपलाइज 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, इसी का मान है। तो लिख देंगे, इसको मिटा देता हूं, अब मैं बगल में लिख देता हूं, वैसे नीचे भी हम लोग लिख सकते हैं। चूंकि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 तथा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए ये भाज्य संख्याएं हैं। इसलिए क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं। और इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। पूछ रहा है ना ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, इस तरह हो गया। यहाँ पे आप थोड़ा सा एक और चीज लिख सकते हो, बराबर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, यहां भी कर सकते हो, बराबर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा और स्पष्ट करने के लिए आपने ये काम कर दिया। तो ये हो गया कि भाई इसको जब अभाज्य संख्याओं की इन दोनों को गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं तो ये क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। किसके आधार पे, तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पे। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। आइए क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। खेल का एक मैदान है ये, और इसके चारों तरफ जो है वृत्त के आकार का ही एक रास्ता है, एक पथ है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, आप थोड़ा सा बराबर इसको बना लेंगे। आई होप कि आप सभी अच्छे पेंटर होंगे, मैं उतना बढ़िया आर्ट नहीं कर पाता हूं। ठीक है, तो वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, यही है रास्ता। और इसी रास्ते पे जो है सोनिया को चलने में, एक चक्कर पूरा करने में कितना लगता है, 18 मिनट। फिर कह रहा है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। रवि को कितना मिनट लगता है, 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये तो हो गया एलसीएम के कॉन्सेप्ट पे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम सम अपवर्त। एक ही समय एक ही दिशा में चलना प्रारंभ कर रहे हैं तो दोनों 18 और 12 मिनट के एलसीएम पर ही मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो 7 का सॉल्यूशन है, देखेंगे सोनिया तथा रवि 18 मिनट एवं 12 मिनट के एलसीएम पर मिलेंगे।
यानी एलसीएम पर या एलसीएम के बाद जो भी 18 और 12 का एलसीएम होगा उतने देर बाद वे लोग पुनः क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो हम लोग एलसीएम निकालने का कोई भी तरीका यहाँ अपना सकते हैं। 18 का क्या होगा अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3, रफली आप यहाँ कर सकते हो काम 2 से 9 दूनी 18 और 3 तिरिका 9। फिर 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3, 12 का यहाँ करेंगे तो 2 से 6 दूनी 12, 2 से 2 3 6। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये रफ में आप काम कर लेना। यहाँ क्या लिख सकते हैं हम 2 गुणे 3 का पावर 2, यहाँ कुछ नहीं तो एक पावर है 2 गुणे 2 गुणे 3 का पावर 2 का पावर 2 और गुणे 3 का पावर 1। ठीक है, तो एलसीएम के लिए मैंने क्या बोला था कि जो कॉमन है उसमें हाईएस्ट पावर देखो तो 2 कॉमन है, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है तो 2 का हाईएस्ट पावर लिख दो। फिर जो 3 कॉमन है 3 का हाईएस्ट पावर 2 है तो उसको भी लिख दो, 2 दूनी 4 3 तिरिका 9 9 चौका 36। अतः सोनिया तथा रवि पुनः प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, यह हो जाएगा आपका क्या आंसर। इस प्रकार से जो है एक्सरसाइज जो 1.2 है खत्म हो जाता है गाइज। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, कोई असुविधा है, कहीं समझने में दिक्कत आई है तो आप जरूर कमेंट करेंगे। और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू।